आप कैसे भी तरीके के दर्शक हो, लेकिन ये फिल्म आपको रोने पे मजबूर कर देगी, आपको हंसने में मजबूर कर देगी और इवन आपको क्लैप करने पे मजबूर कर देगी। ह्यूमर को उन्होंने छोड़ा नहीं है, कैसी भी सिचुएशन है ह्यूमर के सीन्स आ रहे हैं, ह्यूमर के साथ उन्होंने पूरा टैकल किया। एक सेकंड, ये देखिए सर ने मुझे पहले बताया नहीं और सर ने पूरा नोट बना लिया, इतना सारा लिख के लाए हैं और मुझे को पता ही नहीं था। अक्षय कुमार की एंट्री, अरशद वारसी की एंट्री, Exactly वही बोलने वाला था मैं। अमृता राव की एंट्री, जिनको स्टार्स बोला जाता है, उनकी एंट्री के ऊपर जितनी ताली बजी होगी, सीटी बजी होगी, उससे 1000 गुना ज्यादा जस्टिस त्रिपाठी की एंट्री पे ताली और क्योंकि हंसी बहुत बजती कूल एंट्री है ना वो भी। एक चीज मुझे जो सबसे एक खटकी में, जब अक्षय का कैरेक्टर जॉली जो है, जब वो कोर्ट में दलीलें पेश कर रहा होता है तो उसके बहुत सारे वो अपशब्द का प्रयोग करता है। मतलब आप फिल्म में देखिए अक्षय का ओपनिंग सीन होता है, वहां वो एक ऐसा केस लड़ रहा होता है जिसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें होती है, आप बोलोगे यार ये ऐसा केस कौन लड़ेगा किसी इंसान का। मुझे लग रहा था करेंगे कैसे, दोनों जोली को खड़ा कर दिया, कौन आगे बढ़ेगा, कौन लीड करेगा, कौन करेगा। पिछले दिनों में जितनी फ्रेंचाइज की फिल्म आई है, पार्ट 3 पार्ट 4, आप उनकी हालत जरा देखो, वो एकदम तितर बितर हो जा रही फिल्म, कुछ पकड़ ही नहीं पा रहे। ये फिल्म जो किसान आंदोलन वगैरह के बारे में है ना, तो जितनी बातें मतलब एक टाइम पे अक्षय कुमार से एक्सपेक्ट की गई थी कि वो करेंगे किसान आंदोलन के बारे में, उन्होंने शायद रियल लाइफ में उतनी बातें नहीं की, लेकिन उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से अपने सारे पॉइंट जो उन्होंने पुट अक्रॉस कर दिए, जो उनको करने चाहिए थे। जो आप इसको स्केल ऑफ 1 to 10 कितना रेट करेंगे? हेलो, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं ललित ऑफ सिनेमा। हुआ ये है कि एक नई पिक्चर आई है जॉली LLB 3 और वो मैंने और सर ने साथ में देखी है जाके। ये हमारी दूसरी फिल्म है एक साथ। पहले हमने जवान देखी थी शाहरुख खान की, और तो इस पे अपन जो है बात करेंगे। तो सर से पूछते थे आपको कैसी पिक्चर लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म। मतलब इस फिल्म की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि मतलब आप कैसे भी तरीके के दर्शक हो, लेकिन ये फिल्म आपको रोने पे मजबूर कर देगी, आपको हंसने में मजबूर कर देगी और इवन आपको क्लैप करने पे मजबूर कर देगी। अरे सर, ये तो बहुत, अरे आप आपने इतना मतलब सर थोड़े से ज्यादा भावुक हो गए, इसलिए क्योंकि वो पिक्चर बीकानेर में ही सेट है और सर भी बीकानेर से ही आते हैं। तो ठीक है, मतलब ऐसा क्यों लगा आपको? मतलब ऐसी कौन सी चीज है? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा क्राइटेरिया बड़ा सॉलिड रहता है, मैं बहुत अच्छे से पिघलता नहीं हूँ आमतौर पे। और मैंने पाया ऐसे सीन्स रहे फिल्म में जहाँ मैंने ये तीनों चीजें ऑलमोस्ट की है, और मेरे आसपास बैठे लोगों ने तो बहुत बड़े स्तर पे की है। और आप बोलो तो मैं एग्जांपल बता सकता हूँ। बाकी बीकानेर का जहाँ तक एग्जांपल है, तो इन्होंने नाम बीकानेर का रखा है, बीकानेर में शूट नहीं हुई फिल्म, और जिस असली घटना से फिल्म प्रेरित है वो भी बीकानेर में बेस्ड नहीं थी। पर मुझे अच्छा ये लगा कि पहली बार मेरे शहर का नाम इतने अधिक बड़े स्तर पे, एक इसमें टर्म है बीकानेर टू बॉस्टन प्रोजेक्ट, जिसमें एक कॉर्पोरेट से कुछ प्रोजेक्ट्स लाते हैं और उसकी वजह से गांव वालों को कुछ भुगतना पड़ता है, पूरा उसका वो है। फिर मुझे उसमें एक आया कि एक रेस ट्रैक का सीन है जहाँ पे रेसिंग कार्स आ रही हैं और सामने से कैमल्स आ रहे हैं, जिसको ऊंट गाड़ा बोलते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि मेरे शहर को एक ट्रिब्यूट हुआ। अदरवाइज बात सिर्फ बीकानेर की नहीं, एक पूरा इंडिया की स्पिरिट की बात है और एक बहुत लार्जर इशू है जिसको फिल्म संबोधित करती है। और सबसे बड़ी बात है कि फनी वे में करती है। जैसे इसकी एक खास बात यह है कि किसान हैं और कुछ मौतें हो जाती हैं, लोग अपने घरों से बाहर खदेड़ दिए जाते हैं और ठोकरें खाते फिर रहे हैं कोर्ट कचहरियों के अंदर, लेकिन फिर भी फिल्म का ट्रीटमेंट और मेकर्स का ट्रीटमेंट ऐसा है कि ह्यूमर को उन्होंने छोड़ा नहीं है। कैसी भी सिचुएशन है, ह्यूमर के सीन्स आ रहे हैं, ह्यूमर के साथ उन्होंने पूरा टैकल किया है। लास्ट के पोर्शन के अंदर उन्होंने थोड़ा सीरियस होके इंटरप्रेट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन पे बातें की। अदरवाइज एक एंजॉयबल फिल्म, आप थ्रू आउट एंजॉय कर सकते हो। और बाकी मेरा इंडिविजुअल है कि आप ताली बजाओगे, हंसोगे और खुश हो जाओगे। श्वेतांक का अपना एक्सपीरियंस रहा होगा, आपको कैसी लगी? मुझे बेसिकली ना, मुझे ऐसे ओवरऑल तो फिल्म अच्छी लगी, ठीक लगी। मुझे थोड़ी सी ना बहुत सारे मतलब खासकर लास्ट वाले पार्ट में, जो कि मतलब बहुत ही मूविंग पार्ट है फिल्म का, सबसे जो मूवेबल पार्ट है, जो आपको मूव करता है, वो पार्ट मुझे थोड़ा सा ना हल्का सा लेंदी लगा, थोड़ा प्रीची भी लगा। मतलब बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई। और जैसे सर ने पहले कहा कि फिल्म जो है पूरे जितना जो इश्यू है, जो किसानों का मसला है, किसानों की हत्या का मसला है, या फिर वो जो आप बता रहे थे कि जमीन का, जो लोगों से जमीन हड़प कब्जा कर लेना, लोगों से अधिग्रहण कर लेना, ये सब जो जितने मसले हैं, इन सब चीज़ों को ना शुरुआत में बहुत इनको अच्छे से डील किया गया, लेकिन लास्ट में ना थोड़ा सा वो हो जाता है, हिल जाता है मामला और बहुत ही टोन बिल्कुल चेंज हो जाता है फिल्म का। हालांकि ठीक है कि मतलब जब कोई चीज़ कोर्ट में होगी और तो फिर उसकी मतलब उसके बारे में बात वैसे ही होगी, लेकिन मुझे बस वो पार्ट थोड़ा सा वो लगा। लेकिन जैसे फिल्म खत्म होती है, सीमा विश्वास का जो पात्र है वो लास्ट में मतलब फिल्म में ना, उसके बाद फिल्म कुछ कहती ही नहीं है आपसे।
मतलब एक कैरेक्टर है जो इस पूरी फिल्म का जो सबसे प्राइमरी कैरेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी ही कहानी की वजह से ये दो 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 जॉलीज जो हैं वो एक साथ आते हैं। तो वो कैरेक्टर से स्टोरी शुरू होती है और उसी कैरेक्टर पे खत्म होती है। जो वो कैरेक्टर जो है फिल्म के जो पहली बार आपको दिखाई देता है फिल्म में, तब भी वो कैरेक्टर रो रहा होता है, और आखिरी बार भी जब वो कैरेक्टर आपको दिखता है, फिल्म जब आखिरी बार जो आखिरी सीन जो फिल्म का है उसमें जो कैरेक्टर रो रहा है तो होता है, लेकिन उन दोनों रोने में बहुत फर्क है। पहले वाला रोना जो था वो बहुत दुख से उपजा था, है ना, और दूसरा जो लास्ट वाला रोना है, आपको स्क्रीन पे कुछ मतलब शायद स्क्रीन धुंधली हो जाती है, ब्लैंक हो जाती है, और आपको रोने की आवाज 20-25 सेकंड तक सुनाई देती रहती है। तो एक ऐसा लगता है कि होता है कि जितने वो थे आपके, इतना दुख था और वो जो आपके इतना भड़ास थी आपकी, वो अंदर से वो निकल गया, आप वैसे रो रहे हो। तो एक वो रोने का जो चक्र है वो पूरा होता है, वो मुझे बड़ा 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 अच्छा लगा। और एक तो ये पार्ट है, और दूसरा मुझे मतलब एक छोटा सा सीन है, जैसे हमने बताया बीकानेर टू बॉस्टन एक करके उनका एक प्रोजेक्ट है, जिसके थ्रू लोग बीकानेर को बहुत मॉडर्न बनाना चाहते हैं, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, होटल बनाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं बीकानेर में। तो एक ऐसा सीक्वेंस है फिल्म के अंदर जहाँ पे कुछ किसान जो हैं या जो वहाँ के लोकल लोग हैं, वो वहाँ के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम ये घर मतलब अपना जमीन नहीं छोड़ेंगे, इंडस्ट्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि अपना घर नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं बेचेंगे, चाहे कुछ भी दाम दो या किसी भी वजह से हम देंगे नहीं उस घर को। तो वहाँ पे कुछ हिंसा हो जाती है टिपिकल तरीके से, मतलब वो बहुत ही नया फ्रेश तरीका तो नहीं, वैसे पहले भी दिखाया जा चुका है। तो एक वजह से वहाँ पे हिंसा हो जाती है, जिसमें अरशद वारसी का कैरेक्टर जो है वो घायल हो जाता है। तो वो बड़ा मुझे मजेदार सीन लगा कि बीकानेर टू बॉस्टन का बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है, और उसके ठीक सामने से अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर जॉली जो है वो अपने गमछे से बांध के और अरशद वारसी को उस होर्डिंग के सामने से लेके हॉस्पिटल जा रहा है, गाड़ी से, टू व्हीलर, हाँ बाइक पे लेके जा रहा है पीछे बांध के उसको। तो वो सीन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मतलब उसको आप फिर कैसे वो करते हैं सर, उसको आप कैसे खोलते हैं उस सीन को, क्या समझते हैं मतलब उस मुझे सीन लगता है से? उसका मैसेज ये है कि और फिल्म की सेंट्रल थीम है वो ये है कि डेवलपमेंट वर्सेस द राइट्स ऑफ पीपल, है ना। तो उसमें ये दिखाया जाता है कि होर्डिंग रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रेस को, कि आपने मान लीजिए बॉस्टन अगर अपने गांव को बना दिया, लेकिन आपका जो नागरिक है उसके सिर पे खून से लथपथ है उसका सिर, और वो अस्पताल जा रहा है, तो वो प्रोग्रेस किस काम की है अगर आपके नागरिकों के राइट्स ही आप फॉलो नहीं करते हैं। जैसे लास्ट में भी फिल्म का जो मैसेज होता है वो चॉइस पे आता है, कि जमीन देने वाले की चॉइस होती है, क्योंकि सारे आर्ग्यूमेंट्स जो दिए जाते हैं, जैसे उद्योगपतियों के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और किसानों के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फिल्म इसके बनाव में खड़ी होती है। उद्योगपतियों के आर्ग्यूमेंट्स भी फिल्म में बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने उनको बहुत उनके आर्ग्यूमेंट्स को जगह दी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि मुझे एक बहुत अच्छी लगी, उसमें एक विक्रम नाम के कैरेक्टर है जिसको राम कपूर ने प्ले किया है, जो एक बड़ा वकील होता है और जाके जिनको हम भगौड़े कहते हैं उनके केसेस लड़ता है, और एक उद्योगपति है जिसको गजराज राव ने प्ले किया, हरि भाई खेतान, उसके केस भी लड़ता है। तो वो कहता है कि मतलब पुअर्टी को ग्लोरीफाई क्यों किया जाता है, जो कि बिल्कुल सच्ची बात है। हमारी फिल्म में जैसे स्लम डॉग मिलियनेयर पे एलिगेशन लगे कि भाई उसने पुअर्टी को बेचा है, जो कुछ हद तक सही भी है। ये फिल्म उस पर एक हेल्दी डिबेट करने का प्रयास करती है कि भाई क्यों जरूरी है कि हम फटेहाल स्थितियों में रहें, बिल्कुल सही बात है। फिल्म उस आर्ग्यूमेंट को इनवैलिडेट नहीं करती है। इवेंचुअली फिल्म इस चीज पे आती है, बात ये नहीं है आप प्रोग्रेस करिए, बिल्कुल सही है, प्रोग्रेस करना जरूरी है, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर अपनी जमीन नहीं देनी है तो भारत का संविधान है, उसकी लेटर और स्पिरिट दोनों को मिलाया जाए तो वो ये कहती है कि उसकी चॉइस है, वो नहीं देगा तो नहीं देगा। जैसे हमने विदेशों में कई फोटोग्राफ्स देखे हैं कि मतलब 8 लेन और 16 लेन हाईवेज गुजर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में एक घर बना हुआ है। उस बंदे ने अपना घर नहीं बेचा, और वो नहीं बेचा तो उसको कोई उससे ले नहीं सकता है। इंडिया में वो प्रॉब्लम रही है। और भट्टा परसौल का जो केस हुआ था जिसपे फिल्म बेस्ड है, यूपी के आसपास की जगह है, भट्टा और परसौल 2 जगहों का नाम है। तो वहाँ यही हुआ था कि ग्रामीण जिनकी जमीनें ली गई थी प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें से कई लोगों की मौत हो गई क्योंकि सरकार के मिली भगत का आरोप लगा कॉर्पोरेट्स के साथ में। तो फिल्म ने बोला कि हाँ ये 2011 की उस घटना से प्रेरित है हमारी फिल्म, लेकिन उन्होंने अंदर बाकी सारी चीजें चेंज की और ओवरऑल भारत की कृषि, कृषक, ग्रामीण और उनकी समस्याएं और विकास के नाम पे जब उनसे चीजें छीन ली जा रही है और कोई कुछ कर नहीं रहा है, उसको हम संबोधित करके जो होर्डिंग वाला सीन है वो इसी डिबेट का कल्मिनेशन है। कि वो एक आप अगर आप उस फोटो को भी ध्यान से देखेंगे तो आप विचलित होंगे कि यार ये विकास अगर होता है विकास, तो हमको विकास नहीं चाहिए। तो ये मुझे लगता है उस होर्डिंग का ये कॉन्टेक्स्ट रहा उसमें। ब्रीफली स्टोरी हमको जरूर बतानी चाहिए, मुझे लग रहा है कि हमने स्टोरी नहीं बताई। तो यही है कि भट्टा परसौल की घटनाओं से प्रेरित है, और एक गांव होता है, वहाँ की जमीनें ली जाने लगती हैं और इवेंचुअली ले ली जाती है,
और फिर कुछ ऐसा होता है कि कोर्ट केस होता है, कोर्ट केस में ये दो जॉली उसके लिए लड़ते हैं, और जिससे लड़ रहे हैं उसका नाम हरिभाई खेतान है, गजराज राव का कैरेक्टर है, बहुत बड़ा उद्योगपति है। उस कैरेक्टर को गजराज बहुत अच्छे से प्ले किया। मुझे लगता है ओपनिंग सीन जो उनका होता है, जो ऑडिटोरियम में खड़े होकर बोलते हैं, तो बहुत जो ट्यून चल रही होती है, जो खड़े होते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक की, और उसमें जो एक सिनिस्टर सी ट्यून चल रही होती है, यट वो बहुत इनोवेटिव सी ट्यून होती है, आपको लगता है ये ट्यून मैंने पहले नहीं देखी है। और वहां वो जिस तरीके से बात करता है, बहुत अच्छे से बात करता है। बाद के सीन्स में हरिभाई का कैरेक्टर थोड़ा स्टीरियोटाइप हो जाता है, वो एक्स्ट्रा इविल होने का प्रयास करता है, ईगो पे ले लेता है कि मेरे मुंह पे चेक फाड़ के फेंका वगैरह वगैरह, तो अब मैं ये कर डालूंगा। जैसे मुझे वो भी सीन समझ नहीं आया कि मतलब जैसे पहले वो खुद ही कहता है, जैसे जिस व्यक्ति की डेथ हुई होती है, आत्महत्या किया होता है उस व्यक्ति ने, क्योंकि उसकी जमीन ले ली जाती है, राजाराम सोलंकी। तो जो उसका एक वो बताया जाता है कि इसकी डेथ क्यों हुई, गांव में ऐसे बताते हैं कि मतलब सबको पता है कि जमीन का मसला है, इसकी वजह से इसकी डेथ हुई, इसने आत्महत्या की है। लेकिन जब हरिभाई खेतान से वो बात पूछी जाती है, तो पहले तो वो उनको जो लोकल लोग बताते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ, इसका कुछ मसला नहीं है, जमीन का कोई मसला नहीं है, ना कुछ पर्सनल इश्यू है, घर का मामला है इनके और कुछ है। तो पहले तो उसको उसके अगेंस्ट खड़ा होता है कि नहीं नहीं, किसी के घर की किसी की बहू बेटी पे ऐसा लांछन नहीं लगाते, ऐसा इल्जाम नहीं लगाते। बाद में इतना इगोइस्टिक हो जाता है कि वो खुद ही वो चीज एक पत्रकार वो कह देता है। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका, वो मुझे बिल्कुल ही समझ ही नहीं आया कि मतलब वो बहुत क्विक है। और मतलब अगर कोई आदमी इतना सेंसिबल है कि पहली मुलाकात में आपसे ये कह रहा है कि नहीं नहीं इस तरह की चीज नहीं कहनी चाहिए किसी की बहू बेटी के बारे में, बाद में वो चीज खुद कहता है, हमें उसकी जो वो है, उसका जो आर्क है वहां से वहां तक पहुंचने का, वो हमें नहीं दिखाई देता है। क्योंकि वो बिल्कुल ही अब्रप्टली आता है और आपको लगता है कि अरे आदमी चेंज कैसे हो गया अचानक से, या शायद वो हमेशा से वही आदमी था, आपको पता नहीं था। तो हमें अगर कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है उसको, वो कैसा आदमी है, वो कहाँ से आया है, उसकी क्या बैक स्टोरी है, तो फिर हमारे लिए बहुत अब्रप्ट है वो कि उस कैरेक्टर का वो ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेरा ऐसा मानना है। और जो दो महिलाएं हैं, फिर तीन महिलाएं हैं प्राइमरीली फिल्म में, सीमा विश्वास जिन्होंने राजाराम सोलंकी की पत्नी का रोल किया है, जो कि पूरी कहानी उनके बारे में ही है, और दो और महिलाएं हुमा कुरैशी और अमृता राव, इन दोनों ने दोनों जॉलियों की पत्नी का रोल किया है। तो इनके आप देखेंगे जब स्क्रीन टाइम के उसमें जाएं कि कितना स्क्रीन टाइम है या कितने डायलॉग्स हैं, उसमें अगर आप मापने जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि मतलब ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है उनके पास, ना ज्यादा डायलॉग्स हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि दोनों जॉली अगर उस सीमा विश्वास के कैरेक्टर का जो केस लड़ते हैं और लड़ने को तैयार होते हैं, उसके पीछे का जो वजह हैं वही दोनों महिलाएं हैं जिनकी वजह से वो केस लेने को रेडी होते हैं। उनकी पत्नियां हुमा कुरैशी और अमृता राव ने जिनको प्ले किया है। हाँ, तो वो कैटलिस्ट है, भले उनके पास स्क्रीन टाइम नहीं हो, डायलॉग्स नहीं हो, लेकिन स्टोरी के लिहाज से वो उनकी कॉन्शियस कीपर है बेसिकली। हाँ, तो स्टोरी के लिहाज से वो बेहद मतलब जरूरी किरदार है, कैटलिस्ट है एक तरह से, मेरा वो मानना है। और किस पे बात कर लेते हैं सर? मुझे लगता है एक चीज जो बहुत कम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे वो ये है कि फिल्म एक तरीके से, फिल्म के जो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं जिन पे अत्याचार होता है, राजा राम और उनकी बीवी जानकी, ये दोनों रूपक हैं भगवान राम और सीता के। तो आमतौर पे कहा जाता है कि भारत को जब बनाया गया तो कहा गया कि राम राज्य बनेगा, और आमतौर पे हर सरकार ये कहती है राम राज्य। गांधी जो थे वो भी राम राज्य की कल्पना किया करते थे, और आज़ादी की लड़ाई हुई और फिर भारत को आज़ादी मिली, और फिर वो उस नाते नेहरू का भारत है वो आगे बढ़ा कि गाँवों में बसेगा हमारा भारत, जय जवान होगा जय किसान होगा, बाद के प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन आज 2025 तक आते आते या 2011 की घटना तक आते आते ऐसी स्थिति क्यों हो गई कि उस राम राज्य में, उस राजा राम और उस जानकी की धरती पे जो गांव के लोग हैं बस रहे हैं। जैसे एक बहुत कमाल का सीन है जहाँ पे क्लैप, जो मैंने कहा ना क्लैप करने से आप नहीं रोक पाओगे, एक सीन होता है जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है, जो अक्षय कुमार का जॉली कैरेक्टर होता है, वो सामने विक्रम का जो कॉर्पोरेट वकील का कैरेक्टर होता है, वो उसको थोड़ा सा खराब करता है कि एक्सपर्ट्स या इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि अगर किसान सिर्फ खेती करता रह गया तो कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकलेगा, तो खेती उसको छोड़ना पड़ेगा, खेत उसको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके उसका विकास होगा। तो उसके काउंटर करते हुए वो कहता है कि जिस समय में भारत के पास कर्जा हो गया था और हालत खराब हो गई थी, तो यही नेता और यही सब लोग हाथ आगे जोड़ के गए थे कृषक के पास में कि हम भूखे हैं, हमें अनाज दो, और अब तुम आज उसकी हालत करो। तो बहुत क्लैप हुआ था। तो किसान जो है ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया, जब काम निकल गया अपना तो आपने कहा किसान पे बोझ बन गया है। कि अन्न उपजाना है वो एक थोड़ा ग्लोरिफिकेशन वाला काम नहीं है, मजा नहीं आ रहा इसमें, और इसमें आप बड़ी सैलरीज नहीं कमा पाओगे। तो एक जो पूरा उनका है ना कि आप किसानी छोड़ो और आप शहरों में बस जाओ, आप मर्सिडीज में घूमो, ऐसी इलॉजिकल सी बातें वास्तव में मानी जाती है। तो वो है कि उस चीज को बड़ा अच्छे से सपोर्ट और डायलॉग करता है। और वो बात है कि राम राज्य की एक जो कहता है ना रूपक और कॉन्टेक्स्ट डायरेक्टर सुभाष कपूर देते हैं, राइटर डायरेक्टर सुभाष कपूर देते हैं, और इसीलिए उन्होंने जो ये कैरेक्टर्स इनका नाम राजा राम और जानकी रखा है। तो ये एक बहुत माइन्यूट ऑब्जर्व करने वाली बात है।
इसके अलावा सबसे मजेदार सीन्स और सबसे मजेदार डायलॉग्स और सबसे मजेदार मोमेंट्स क्या रहे आपके हिसाब से? सबसे जो शुरुआत जो होती है सबसे मुझे क्योंकि जॉली LLB 3 सबसे पहली चीज उसमें है कि आपको मजा आता है उसको देखते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या मजा आता है, किस चीज में सबसे ज्यादा मजा आया? सबसे ज्यादा मतलब कन्फ्रंटेशनल सीन्स में आता है, जब कन्फ्रंट कर, जैसे पहला सीन, जब पहला सीन नहीं बोलेंगे कि जब दूसरी बार जब उसका चेंज ऑफ हार्ट होता है अक्षय कुमार वाले जॉली का, और वो जाता है खितान से मिलने, उसके ऑफिस जाता है, तो उस समय उनको पहली बार कहता है कि मतलब उस पूछता है कि आपका टोटल नेटवर्थ क्या है, तो कहता है 3800 करोड़, 38,000 करोड़। तो कहता है कि आपको कितना चाहिए, तो कहता है आप 19,000 करोड़ का वो साइन कर दो, उसके ऊपर चेक काट दो। तो वो है फिर उसके ऊपर कहता, मतलब वो एक कन्फ्रंटेशनल सीन है, खुला रह जाता है। हाँ, तो बड़ा फन सीन भी एक तरह से। ये बहुत स्मार्ट सीन है एक्चुअली। जैसे कॉन्टेक्स्ट के लिए हम बताते हैं कि जो सीमा विश्वास का कैरेक्टर होता है, वो अक्षय कुमार के जॉली कैरेक्टर को केस लड़ने की फीस के लिए अपनी बकरी देती है। उसके पास एक बकरी होती है तो वो अक्षय को देती है, एक बकरी होती है वो अरशद के कैरेक्टर को देती है, ताकि वो दोनों ही केस लड़ सकें। और उसको पता है कि इतना बड़ा इंसान है तो दोनों मिलकर लड़ो, और जब तक वो आपस में ही लड़े जा रहे होते हैं, तो अक्षय इस कॉन्टेक्स्ट में कहता है कि उस बंदी ने, तो वो बोलता है किसने तुम्हें हायर किया, मैं तुम्हें तुम्हारी वो मैच कर दूंगा। तो उसने बोला कि मेरे जो क्लाइंट है, जो सीमा है जिसने बकरी दी है, उसने अपनी आधी संपत्ति मुझे दी है, तो आप अपनी आधी मुझे दीजिए। तो ये बहुत स्मार्ट लगा, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो कि इतना स्ट्रॉन्ग हैवी कोई डायलॉग आएगा हमारे रास्ते में, वो आता है। और मतलब वो बहुत इजीली उसको वो किया गया है, फ्लो होता है वो, मतलब वो ऐसा फोर्स नहीं लगता। लेकिन फिर वही ना, वैसे सीन्स में फिल्म में कई जगह पे आते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा लगता है कि यार वो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे वैसा ही कुछ सीन लास्ट वाले जो क्लाइमैक्स वाला सीक्वेंस है, उसके जो कोर्ट रूम वाला ड्रामा वाला सीन है, उसमें भी इस तरह के सीक्वेंस आते हैं। वो जब अक्षय कुमार उसको हंस के कहता है हाँ, वो वाला सीन भी है। हरी भाई जब ऐसा करता है तो वो भी यही करके जाता है, कि वो एक बहुत बड़ा इंसान है, वो एक छोटा सा अदना सा वकील है। लेकिन अक्षय कहता है कि मैं बहुत टेढ़ा वकील हूँ और मेरे आगे आप शाणे नहीं बन सकते हो। तो वो बहुत अच्छा लगता। मुझे छोटा सा एक लूप होल ये लगा कि जैसे मान लीजिए जो हरी भाई खेतान का कैरेक्टर है, वो बहुत बड़ा मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत बड़ा, उसका 38,000 करोड़ की संपत्ति, और दूसरी तरफ आपके पास एक आदमी है जो जॉली अक्षय का कैरेक्टर है, एक छोटा सा वकील है जो मुश्किल से महीने के 50,000 रुपये कमाता है। जब उसको हरी भाई खेतान पहली बार सैलरी ऑफर करता है, क्या लोगे, 50,000 में हो जाएगा, तो कहता है 50,000। तो फिर हरी भाई खेतान कहते हैं पर दिन, हर दिन के 50,000। तो वो चौंक जाता है। तो जब आपके पास इतना बड़ा गैप है, सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से भी देखें तो सोशली वो कहीं और है, ये कहीं और है, फाइनेंशियली भी ये कहीं और है, वो कहीं और है, तो जो आदमी गांव के लोगों की जमीन छीन सकता है ना, तमाम तो हथकंडे आजमा के, सरकार की मदद लेके, मिली भगत करके, तो वो आदमी उस जॉली कैरेक्टर से इतना इंटिमिडेटेड क्यों है, और उसको वही क्यों चाहिए? और ऐसा भी नहीं कि ऐसा कुछ आपके पास कॉन्टेक्स्ट है, कोई बैक स्टोरी है कि जॉली कोई बहुत महान वकील है और उसने बहुत सारे बड़े केसेस जीते, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये हाँ एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने, पर इसमें जैसे अगर वो थोड़ा एक्सप्लेन करते तो लॉजिक क्रिएट हो सकता था उसमें। जैसे क्या है कि भट्टा परसौल में जमीनों को जो अक्वायर कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे केसेस अभी तक पेंडिंग है। जैसे उन्होंने बोला कि हमारा जो फेज 2 है, फेज 2 में एक्विजिशंस और दूसरी जमीनें लेने के, जैसे अगर आप याद करें तो फिल्म हाफ वे जब जाती है तो फिर कुछ वकील प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और दोनों जॉली वहां खड़े होते हैं, तो मतलब उस फेज के किसानों को और गांव को खाली कराना बाकी होता है परसोल के अंदर। तो इसीलिए उनको जॉली सेकंड की जरूरत है, ताकि बार बार जब लोकल लेवल पे स्थानीय न्यायालय में केसेस जाएंगे तो ये बंदा हैंडल कर लेगा। लेकिन उन्होंने इस चीज को समझाया नहीं। जब पहला सीन, जब जो आप बता रहे हैं कि हरी भाई खेतान का जो पहला सीन है, जब वो स्टेज पे आके पहली बार आपसे रूबरू होते हैं, मिलते हैं, एक छोटी सी, मतलब जो बहुत बड़ी लंबी स्पीच नहीं, छोटी सी स्पीच है, वो देते हैं, लेकिन उससे आप समझ जाते हो ये कैरेक्टर क्या है, क्या आदमी, आप समझ जाते हो आप। तो जब उसमें आके उसको कहता है, उसका जो श्रीवास्तव, उसका जो क्लोजेस्ट अलाय है, उसको आके कहता है कि सर एक छोटा सा केस है और ये है वो है, तो ये केस हो गया है, तो हमने एक लोकल वकील हायर कर लिया है। तो उसको तो उस समय वही कहता है वो हरी भाई खेतान कैरेक्टर की, जब इतना बड़ा इश्यू है, आपको पता है कि ऐसा सीन होने वाला है, तो आपने कोई बड़ा वकील हायर क्यों नहीं किया, छोटा वकील क्यों हायर किया? और पहली बार ठीक है कि मतलब एक छोटा सा मसला है जिसमें जो जॉली है वो हरी भाई खेतान को एक दिला देता है कि छोटी सी विक्ट्री है, वो छोटी विक्ट्री है ना, उस छोटी सी विक्ट्री की बेसिस पे आप किसी को इतना बड़ा ऑफर थोड़ी दोगे कि आपको रोज 50,000 रुपए दूंगा, प्लस आप मेरे ऑफिस में बैठोगे, आपके लिए एक बढ़िया कैबिन बनवा दिया है, आप जितना बोलोगे कौन आपको सैलरी देना, मैं मैच कर दूंगा। मेरे पास उसके लिए एक बैक स्टोरी होनी चाहिए कि इस आदमी ने ये किया है, जिसकी वजह से ये आदमी इसको अपने साथ काम करने के लिए लेना चाहता है। मतलब उतना स्ट्रांग मुझे वो नहीं लगा कि मतलब उसको ऐसे देख सके। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी कि बड़े कन्वीनियंट तरीके से अरशद वारसी के कैरेक्टर को सेकंड फर्स्ट हाफ में तो ऑलमोस्ट सिमिलर स्क्रीन टाइम है दोनों का, अक्षय और अरशद का। सेकंड हाफ में अरशद के स्क्रीन टाइम को ना बड़े कन्वीनियंट तरीके से कम कर दिया गया है,
और फिर उसको कंपनसेट करने के लिए एक सेकंड हाफ के एक मेजर चंक से अरशद का कैरेक्टर गायब रहता है, और फिर लास्ट में उसको कंपनसेट करने के लिए वो क्या करते हैं कि जो फिल्म का जो आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क जो है, जो कोर्ट में अक्षय ने पूरा केस लड़ लिया, ऑलमोस्ट जीत लिया सब कुछ, अब सब कुछ बात हो चुकी है, हम लोग अपने नतीजे पे पहुंच चुके हैं, एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपको देना है, उसके बाद जो है जज साहब जो है आपको अपना वो सुनाएंगे, फैसला सुनाएंगे। वो पार्ट में बस अरशद वारसी को दे दिया गया है कि आप ये कर लो, और वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट भी नहीं है ना, ठीक है वो है उस लिहाज से उतना इंपॉर्टेंट, लेकिन वो बहुत ही ओके सा सीन है, और मतलब उसको बस वो बैलेंसिंग एक्ट है वो, कि अक्षय ने कर दिया अब आप भी कुछ कर लो। तो वो वाला पार्ट थोड़ा, वो अरशद वाला जो वो कैरेक्टर है वो थोड़ा खटका, भले उसको हटा दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया है, और उसका वही एग्जांपल वही है कि वो घायल था, हॉस्पिटल में था। एक्चुअली क्या है ना कि एक सेकंड, ये देखिए सर ने मुझे पहले बताया नहीं, और सर ने पूरा नोट बना लिया, इतना सारा लिख के लाए हैं, और मुझे को पता ही नहीं था, मैं फोन पे लिखता रहा। मैं इसको नहीं देख रहा हूँ, इतने नोट बना लिए सर, क्योंकि हमारी बात कुछ और, इसमें कुछ और लिखा है। हाँ, तो मैं लाया था लेकिन मैं देख नहीं पाया नोट्स। तो आप जो बोल रहे हो ना अक्षय का, तो उसमें ये हुआ कि जैसे हम ट्रेलर में ये देखते हैं, ट्रेलर में हमारे को जो इन लोगों ने पकड़ने का प्रयास किया, इस सेंस में पकड़ा है कि देखो दोनों जोली आपस में भिड़ेंगे। फिल्म जब स्टार्ट होती है तो इनिशियली दोनों जोली आपस में भिड़ते हैं, फिर एक ऐसा सीन होता है कि दोनों जोली मिलके एक ही केस लड़ते हैं। अब जब एक राइटर के तौर पर आप ये फैसला ले रहे हो, सुभाष कपूर ने जो फैसला लिया कि भाई दोनों जोड़ी लड़ेंगे, तो अब ये होगा कि भाई लीड कौन करेगा, तो लीड कौन करेगा, इसके लिए इन लोगों ने थोड़ा ऐसा बैलेंस बैठाया कि शुरू में अरशद वारसी लीड करता है और अरशद उसका बेस बनाता है, लेकिन वर्कआउट नहीं करता, क्योंकि जिन लोगों से लड़ना, देखा अरशद और अक्षय कुमार के दो जोली, उसमें जो अरशद वाला जोली वो थोड़ा सा कम लफंगा या लुच्चा किस्म का इंसान है, ज्यादा गंभीर बेसिकली, वो गंभीर है, मतलब वो भी जोली ही है। उसने पार्ट 1 के अंदर बताया हमको कि एक वकील कैसे हो सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है, तो वो जॉली, दोनों ही जॉली है, मतलब जॉली एक मुहावरा एक सेंस में बन चुका है कि जिस आदमी का दिमाग काम नहीं करता वो कुछ भी कर सकता है। दोनों की तुलना करें तो अक्षय कुमार और इसका कोई मेल नहीं है। मतलब आप फिल्म में देखेंगे अक्षय का ओपनिंग सीन होता है, वहां वो एक ऐसा केस लड़ रहा होता है जिसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें होती है, आप बोलोगे यार ये ऐसा केस कौन लड़ेगा किसी इंसान का, जो हम रिपील नहीं करना चाहेंगे। तो वो क्या थोड़ा शशिकला वाला केस होता है, तो वो आपको पता चल जाता है कि ये आदमी कुछ और ही अलग ही दुनिया का इंसान है। तो जिस प्रकार के बदमाशों से लड़ने के लिए मतलब जरूरत है, तो उसमें सेकंड वाला जोली, अक्षय वाला जोली है वो ज्यादा। तो वो क्या करता है, जब बीच का आर्ग्यूमेंट है, जब फेस करना है, जैसे विक्रम और उसकी जब पूरी आर्ग्यूमेंट होती है, तो विक्रम तो बाहर से पढ़ के आया, कॉर्पोरेट लॉयर है, वो किसी को बिल्कुल भी ताव न दे, लेकिन अक्षय उसको टैकल करता है। फिर लास्ट में जब आपको एक सोफिस्टिकेटेड समरी देनी है, आपको एक भावनात्मक एक अपील रखनी है, तो फिर उसके लिए अरशद को लाया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि एक चैलेंज था कि दोनों जोली को आप रखोगे तो कैसे लीड करोगे, आगे पीछे होगा, अच्छे से बैलेंस किया। दूसरा क्या था, आप ये भी देखो कि एक स्टार पावर भी वर्क करती है। दोनों जोली को आपने ले लिया, पहली जोली में अरशद को लिया गया, तब उन लोगों ने सोचा नहीं था ये फ्रेंचाइज इतना बड़ा होगा, अरशद आगे, फिर उन्होंने लिया कि अब इससे बड़ा किया तो अक्षय कुमार को लाते हैं। तब अक्षय अरशद को दोनों को ला रहे हो, तो फिर आपको पता है कि मेरी फिल्म को लीड कौन कर रहा है, मेरे को सेकंड जोली लीड कर रहा है, अक्षय कुमार मेरी फिल्म का प्राइमरी फेस है, जोली नंबर 2 बेसिकली आपको लीड कर रहा है। हाँ, क्योंकि उसकी स्टार पावर ज्यादा बड़ी है ना, वो ज्यादा दर्शक खींचेगा। अरशद वारसी कंपैरेटिवली एक छोटा स्टार है, पर फिल्म के ट्रीटमेंट में कहीं दुराव नहीं था। जैसे आप देखेंगे कि लास्ट में जब अरशद वारसी क्लोजिंग आर्गुमेंट्स पेश कर रहा होता है, उस समय में अक्षय कुमार का कैरेक्टर उसका असिस्टेंट बन के उसकी सेवा करता है, फाइल करता है, तो अरशद का कैरेक्टर चौंकता है, क्योंकि एक समय उसने बोला होता है कि चल तू मेरा असिस्टेंट बन सकता तो बन जा, तेरे को नहीं लड़ने दूंगा मैं केस, तो बनता है। तो वहां वो क्या करता है कि ऐसा नहीं होता कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर या अक्षय कुमार एज सच बोले कि मैं स्टार हूं, मैंने बहुत स्पेस ले लिया फिल्म के अंदर और बस मेरा ही जय हो, लेकिन वो वहां वो नहीं होता। लास्ट में अरशद वारसी के साथ फिल्म क्लोज होती है, तो जिसके साथ क्लोज होती है उसका भी एक मेमोरी ज्यादा रहती है। तो अरशद, डायरेक्टर और अक्षय कुमार, उन्होंने समाउ फिगर आउट किया और उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने मेरे को लगता है एक बैलेंस बना दिया। मुझे लग रहा था करेंगे कैसे, दोनों जोली को खड़ा कर दिया, कौन आगे बढ़ेगा, कौन लीड करेगा, कौन करेगा, पर उन्होंने स्टोरी को बड़ा चतुराई के साथ उन्होंने ऐसे उसको एडजस्ट किया कि ओवरऑल आप सेटिस्फाई होके निकलते हो। मतलब ऑब्वियस सी बात, अरशद को और दोनों को बराबर तो नहीं मिलना था, पर ऐसा नहीं कि अरशद बिल्कुल गायब थे। मतलब ऐसी बहुत सारी फिल्मों में होता चला है जहाँ एक कैरेक्टर को एकदम साइडलाइन कर देते हैं, भूल ही जाते हैं। उतना साइडलाइन तो नहीं किया, लेकिन बस सेकंड हाफ में बस, और लेकिन बस ये उसका एक पॉइंट सही है कि मतलब सेकंड हाफ में जो उसको गायब किया गया है अरशद के कैरेक्टर को, तो उसका एक मतलब वो एक जेन्युइन रीजन है कि वो घायल हो चुका है इंसिडेंट में, इसलिए उसको वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए अक्षय का जॉली जो वो सब चीजें कर रहा है। बट ठीक है, मतलब फिर भी उसको देखें तो इसलिए मैंने कन्वीनियंटली कहा कि बड़े कन्वीनियंट तरीके से उसको वहां से हटा दिया गया है। अब रीजन सर ने दिया कि अक्षय का स्टार पावर ज्यादा है और अल्टीमेटली अक्षय उस फिल्म को लीड कर रहे हैं,
तो फिर वो वर्क होता है उस तरह से। तो ये है। और परफॉर्मेंसेस कैसे लगी सर आपको? मुझे क्या, मैं परफॉर्मेंस मैं बताता हूँ। परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे लगे। जैसे अक्षय का मैं आपको अक्षय मुझे याद आता है सबसे पहले। परफॉर्मेंस से पहले मैं फिल्म थोड़ी सी और बात करता हूँ इन द सेंस मुझे क्या अच्छा लगा। अच्छा, हाँ, ठीक है ना। जैसे मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मेकर्स ने, राइटर्स ने और डायरेक्टर ने, सुभाष ने लिखा है, डायलॉग्स को लिखा है, स्क्रीन प्ले को लिखा है, डायरेक्ट किया है। तो उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी समझी कि भाई मेरे फिल्म की ताकत क्या है, मेरे किरदारों की ताकत क्या है। फॉर एग्जाम्पल उनको ये अच्छे से पता है कि सुंदरलाल त्रिपाठी, जस्टिस सुंदरलाल त्रिपाठी है, वो किस प्रकार का किरदार है और उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया है। तो उन्होंने उसके ट्रैक में एक ऐसी चीज नहीं जोड़ी है कि उनकी लाइफ में कुछ नया हो रहा है ना। तो वो बहुत एक पूरी फनी चीज है। अक्षय और अरशद वारसी के कैरेक्टर्स हैं, उनको उन्होंने समझ लिया कि इनके लड़ने झगड़ने वाला जो टॉम एंड जेरिश जो पूरा ट्रैक होगा वो बहुत पसंद किया जाएगा। तो फिल्म ओपन होते ही टाइम नहीं लेती है कि जॉली आपस में कैसे मिलेंगे, इनका क्या होगा। भिड़ते ही फिल्म स्टार्ट होती है और दोनों की लड़ाई चालू हो जाती है। टॉम और जेरी एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अक्षय कुमार की जो एक शैली होती है ना कि कान पकड़ लेंगे, बाल नोच लेंगे राजपाल यादव के, उसके कर लेंगे, तो जाबे कब आएगा, मोटे गेंडे। तो ये इम्प्रोवाइजेशन उनका यही है। अक्षय कुमार का इम्प्रोवाइजेशन अगर आप मानोगे ना तो उनको पता मेरी पावर या मेरा जो स्टाइल है, जो पसंद करते हैं लोग या जो रेजोनेट होता है वो यही है। तो वहां आप देखोगे ना इम्प्रॉम्प्टू चीजें करना इम्प्रॉम्प्टू है। और उसमें जैसे ये शब्द है ना, ये मैंने समझ लिया कि मतलब ये जो सिविलिटी होती है ना उसकी लिमिट को पार करने वाले शब्द होते हैं। कुत्ते, गेंडे, गंजे, इसकी आलोचना की जा सकती है कि भाई किसी इंसान का अपमान कर रहे हो, पर उसका इम्प्रोवाइजेशन अक्षय का यही है, उन्होंने इसको किया है और ये वर्क कर रहा था। हर सीन में वो एक ऐसा शब्द बोल देते थे तो एक तरंग सी आती थी कि अच्छा इसने ये बोल दिया, हाँ, तो दिमाग में खुजली होती थी, मजा आता था थोड़ा थोड़ा थोड़ा। और फिर सुंदरलाल त्रिपाठी, जैसे आप इस चीज को जरा नोटिस करके देखो कि जस्टिस त्रिपाठी है जो सौरभ शुक्ला ने प्ले किया है, अक्षय कुमार की एंट्री, अरशद वारसी की एंट्री, वही बोलने वाला था मैं। अमृता की एंट्री, जिनको स्टार्स बोला जाता है, उनकी एंट्री के ऊपर जितनी ताली बजी होगी, सीटी बजी होगी, उससे 1000 गुना ज्यादा जस्टिस त्रिपाठी की एंट्री पे ताली। और क्योंकि बहुत कूल एंट्री है ना वो, बिल्कुल ही कूल एंट्री है। एक तो उसे कैरेक्टर की तरह है और प्लस एंटी कैरेक्टर भी है, क्योंकि अब वो बिल्कुल चेंज हो गया ना उसका कैरेक्टर एक तरह से। मतलब ये है कि आप चाहो तो जस्टिस त्रिपाठी पे स्पिन ऑफ बना सकते हो। हाँ, आप किसी जज को खड़ा कर दो सामने और जस्टिस त्रिपाठी अगर वहां बैठा है, क्योंकि आप देखो पिछली फिल्म के अंदर ये हुआ था कि वो एक उसका डायलॉग होता है कि मैं इस कुर्सी पे सुबह से शाम तक बैठता हूँ, मेरे को पता है किसने गलत किया किसने सही किया है, लेकिन मैं इंतजार करता हूँ कोई आएगा और आर्ग्यूमेंट रखेगा। तो समझ में आता है कि जज है, न्यूट्रल है और भावों से इतर है उसका पूरा जो काम करने का तरीका, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक इंसान बैठा है जो देख रहा है सब कुछ कि अन्याय हो रहा है। जैसे इस बार भी उसका डायलॉग है ना, लेटर और स्पिरिट वाला, लेटर और स्पिरिट वाला डायलॉग है। बोला उसने जब उसके साथ उसका असिस्टेंट, ऑफिस वाला असिस्टेंट हो, तो बोलता है कि जज साहब आप यहाँ तो थोड़ा सा बायस्ड लग रहे हो गरीबों के प्रति या जो भी जिन पीड़ित पक्ष उनके प्रति। तो उन्होंने बोला कि एक होता है लेटर कॉन्स्टिट्यूशन का, एक होता है स्पिरिट, दो सबसे जरूरी चीज होती है। लेटर मतलब है कि शब्दों में क्या लिख दिया गया है उसको सब फॉलो करते हैं। उन शब्दों की भावना जो अदृश्य होती है, जो दिखती नहीं है, वो क्या कहती है, उसके पीछे बहुत कम लोग आजकल जाने लगे हैं। तो मेरा काम है मैं दोनों का ध्यान रखूं, शब्दों के पीछे की भावना पे भी। हाँ, सबका काम है, जर्नलिस्ट का भी काम है, जुडिशरी का भी काम है, कार्यपालिका का भी काम है, सिविल सोसाइटी का भी काम है। लेकिन हमारी सोसाइटी में आज हम ये देखते हैं कि जो इंटरनेशनली भी जो नरसंहार होते हैं और होते हैं, तो क्या होता है, लेटर का बहाना, आर्ग्यूमेंट का बहाना लेके हम करते चले जाते हैं, स्पिरिट भूल जाते हैं कि मानव समाज होने के नाते उसकी स्पिरिट, उसकी भावना क्या है, ये नहीं करना है, ये करना है। तो इस फिल्म के अंदर भी आप देखोगे कि वो आदमी अकेला खड़ा होकर बोलता है, तो फिर एक समय में हम भूल जाते हैं अक्षय कुमार चाहिए मेरे को इस सीन में, कि जस्टिस त्रिपाठी की ये बातें मेरे को सुननी है। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। इनके कॉमिक सीन्स मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे, डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे, बहुत सारे बहुत अच्छे डायलॉग्स बार बार आते हैं। चुटीले फन डायलॉग्स है, पंची डायलॉग्स, चुटीले फन डायलॉग्स हैं, और जहां गंभीरता है वहां गंभीरता भी है। डायलॉग्स हैं। जैसे मैंने बोला कि आमतौर पे कभी ये नहीं होता है कि कॉर्पोरेट्स है या जो रईस हैं उनका लॉजिक समझा जाए। यहाँ पे फिल्म रिस्पेक्ट करती है इस चीज को कि भाई गरीबी है, वो ग्लैमराइज करने की चीज नहीं है, बहुत बुरी चीज को चेंज करना चाहिए, हटाना चाहिए। गरीब को नहीं हटाना चाहिए, गरीबी को हटाना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल है जहां विक्रम कहता है कि भाई हम क्यों दुबई जाते हैं, यहाँ हम क्यों नहीं मना सकते, लग्जरी से इतना आप लोगों को चिढ़ क्यों है। बिल्कुल सही बात है, सबको लग्जरी के साथ जीना चाहिए। तो ये इनको एक्सेप्ट करने के बाद, और जब ये आर्ग्यूमेंट विक्रम कहता है तो अक्षय कुमार का पात्र उन आर्ग्यूमेंट्स का खंडन नहीं करता है, जो कुतर्क होते हैं उनका खंडन करता है। अब वो फैक्ट से भी डील करता है ना, फैक्ट से भी डील करता है। तो मतलब फिल्म के अंदर मुझे बहुत सारे, और कंसिस्टेंटली मेरे लिए एटलीस्ट मैं पर्सनली बताना चाहूंगा कि कंसिस्टेंटली मुझे बहुत सारे सीन्स ऐसे मिलते चले गए। मुझे कहीं ऐसा ब्रेक नहीं मिला जहां मुझे लगा कि यार ये लल आ गया, ये ऐसा फेज आ गया जहां मजा नहीं आया, या ढीला आ गया, या स्क्रिप्ट बेडोल हो गई,
फिल्म एक कमर्शियल आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म है, और वो उसने एक ऐसा विषय चुना है जिसमें उसके पास करने के लिए बहुत कुछ था, और दूसरा हमको हार्ट से पकड़ती है वो फिल्म कि गरीब है, उनके साथ उनकी जमीनें छिन गई, अन्याय हुआ है, इमोशनल उसमें हाई मूवमेंट्स आते हैं, और फिर दोनों जॉली हैं तो उनकी लड़ाइयाँ हमको पर्याप्त दिखा दी। एक बहुत पागल कर देने वाले सीन वो होता है जब जस्टिस त्रिपाठी किसी के साथ बैठे होते हैं, दोनों जॉली अपनी वाइफ्स के साथ वहां जाते हैं, वो ट्रैक बहुत हिलेरियस ट्रैक है। लेकिन मेरा बिल्कुल आपसे उस पर उल्टा सोचना है। जैसे पहला जो ओपनिंग सीन है फिल्म का, जो शशिकला वाला सीन है, वो भी मुझे लगा कि मतलब वो बिल्कुल उसका कोई, अब अक्षय कुमार की एंट्री के अलावा उस सीन का फिल्म से कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं, जीरो कनेक्शन है। ना वो चीज कहीं अभी स्टोरी को अफेक्ट कर रही है, ना कहीं आगे अफेक्ट करने वाली है। तो उसमें मेरे लिए उसका जो मेरा वो है हासिल है, वो जीरो है। मतलब वो फॉर द सेक ऑफ कॉमेडी एक कॉमिक सीन होना चाहिए, क्योंकि हमने जस्टिस सुंदरलाल त्रिपाठी के कैरेक्टर को एक नया एंगल दिया है। उस एंगल को थोड़ा और वो करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उसके बजाय मुझे लगा कि थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया उस चीज ने। उसके बिना वो जैसे पुलिस स्टेशन वाला सीन जब जाके मिलता है इंस्पेक्टर चौटाला से, या जो भी है उनका कैरेक्टर, उनसे मिलता है, शिल्पा शुक्ला ने कैरेक्टर किया है वो तक वहां तक ठीक था। लेकिन वो डेट वाला मुझे लगा कि थोड़ा ज्यादा पुश कर दिया, कि मतलब इतना पुश नहीं करना चाहिए था मे बी। अब 4 लाफ्टर के लिए मतलब ठीक है, वो फनी सीन है, हिलेरियस हो सकता है, लेकिन उसका मतलब कुछ तो होना चाहिए उसका स्टोरी। हर इंडिविजुअल के लिए अलग तरीके से फिल्म वर्क करती है। श्वेतांग के लिए वो चीज वर्क नहीं कर रही, मेरे लिए वो कर रही है, और बहुत सारे दर्शक उनको कुतर्क भरा लगेगा वो, यार क्या लॉजिक है, लेकिन मेरे लिए मेरे को लग रहा है कि जब हम फिल्म देखते हैं ना तो हमको मेक बिलीव का पार्ट होना पड़ता है। मेक बिलीव ये है कि आपको बोल देते कि यहाँ दीवार है, अगर दीवार नहीं है तो आप मानते हो, तब जाके कहानी पूरी। दादी हमको कहानी सुनाती थी सो के कि एक शैतान था, एक राजा था, उसके 4 सींग थे और वो हवा में उड़ रहा था, तो हम मान लेते हवा में उड़ रहा था। कहानी और एंटरटेनमेंट का यही होता है। जब ये मतलब नॉन फिक्शन एज सच नहीं, एक फिक्शनलाइज अकाउंट है, और फिल्म कह रही है हम आपको एंटरटेन करना, जैसे वकील इस तरीके से बिहेव ही नहीं करते जिस तरीके से वकील एक और करते हैं पॉइंट, ना। अभी इंटरप्ट कर रहा हूं आपको बीच में। एक चीज मुझे जो सबसे एक खटकी में, जब अक्षय का कैरेक्टर जॉली जो है, जब वो कोर्ट में दलीलें पेश कर रहा होता है, तो उसके बहुत सारे वो अपशब्द का प्रयोग करता है, कि जैसे साले वाले बोल दिया बीच में, कि अभी क्या कर रहा है, ये कर इसको, मतलब बहुत सारी चीजें बोलता है वो। लेकिन जैसे ही राम कपूर का कैरेक्टर वो चीज करने की कोशिश करता है, जैसा तुरंत रोक देते कि मर्यादा रखिए, कोर्ट का मर्यादा रखिए, मर्यादा का पालन करिए। वो चीज मुझे बहुत खटकी कि नहीं, एक अक्षय का कैरेक्टर वो कुछ भी, उसका पता क्या है, उसका ये है कि ये फिल्म में एस्टेब्लिश किया जा चुका है कि ये जॉली है वो जज साहब के हार्ट अटैक का कारण बन चुके हैं। मतलब ये गंवार किस्म के वकील हैं, कम पढ़े लिखे वकील हैं, इनके अंदर रिफाइनमेंट ना की कोई चीज नहीं है। तो इनसे एक्सपेक्ट करना, तो इनको जज को पता है कि मेरा आज का पूरा दिन खराब ही जाने वाला है, क्योंकि ये कुतर्क आर्ग्यूमेंट, चीखना चिल्लाना, ये करना वो करना, उलझेगा, मैं ये सब डील नहीं कर सकता हूँ, ये एस्टेब्लिश किया जा चुका है। उस हद में रहते हुए अक्षय कुमार का जॉली है वो थोड़ी वियर्ड हरकतें अगर नहीं करेगा तो वो लगेगा कंटिन्यू नहीं हो रही फिर वो चीज। हाँ, लेकिन वो दोनों के लिए इक्वली आपको देखना पड़ेगा ना। राम कपूर का कैरेक्टर जो क्या नाम है उनका, कैरेक्टर का नाम क्या भूल गया मैं, विक्रम। तो जो विक्रम का कैरेक्टर है और जो जॉली का कैरेक्टर है, दोनों कैरेक्टर के प्रति जज का रवैया सेम होना चाहिए था ना। हालांकि उन्होंने पहले बोला है कि वो रहा है एक्चुअली, जब जैसे जो हरि भाई का कैरेक्टर एक लाइन से बाहर जाता है बहुत बार, उस समय जज है वो आउटरेज्ड ज्यादा होता है, उन दोनों को ज्यादा टोकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक पार्शियलिटी वाली बात जो उनका असिस्टेंट कहता है। हरि भाई का किरदार बहुत लाइन क्रॉस करता हाँ, है। वो बात मैं अग्री करता हूँ। वो कॉन्टेम्प्ट, जैसे कोर्ट के अंदर एक वकील दूसरे वकील को अगर कुछ साला ऐसे शब्द बोल देता है तो कंटेम्प्ट कोड वो नहीं होगा, क्योंकि जज उसको नोटिस देगा कि टोक रहा हूं, मत करना दोबारा। तो वो इतना बड़बड़ में वो सब चल रहा है कि जज को बोलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अब जज को ही मत बोलो कम से कम। लेकिन हरि भाई है वो बैक टू बैक कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर चुका होता है 4 बार, जज को तो इसलिए जज को बोलना पड़ता है, क्योंकि वो एक बार भी जो बोला था वहीं पे चाहता तो उसको जेल में डाल सकता था जज। हाँ, वो बोला भी, धमकी, पर वो त्रिपाठी जस्टिस त्रिपाठी ऐसे बोलते हैं, यार चलो कोई नहीं, हो गया, मेरे को फंसना नहीं है, तू तेरे काम जा, मैं अपने घर जाता हूँ शाम में। तो शायद उस सेंस में वो चीज हो रही। हाँ, मतलब ऐसा मुझे लगा कि मतलब उनको थोड़ी ज्यादा रियायत दी गई है उनकी तुलना में। खैर, तीनों जॉली में से आपको ये वाली कैसी लगी? वैसे तो इसका कोई मतलब नहीं है, कंपेयर नहीं करना चाहिए, पर यहाँ कंपेयर करने का मेरे लिए एटलीस्ट मैं कंपेयर करना चाहूंगा। अगर उसमें जाएंगे ना, मैसेजिंग में और उसमें सीरियसनेस ऑफ मैटर में जाएंगे, तो ये मतलब जेन्युइनली एक सीरियस मसले पे बेस्ड है और मतलब ज्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, और जब मतलब वैसे अगर देखेंगे तो मुझे पहली वाली जॉली ज्यादा पसंद है एज अ फिल्म। लेकिन अब देखेंगे मैसेजिंग, फिल्म, स्टार कास्ट, ओवरऑल जो मतलब ओवरऑल फिल्म का वो है, तो उसमें फिर ये है थर्ड वाली। मुझे भी ये ज्यादा अच्छी लगी, लेकिन वैसे मेरा फेवरेट मेरी पहले वाली है। वो पहले वाली हमेशा एक, क्योंकि बहुत रॉ है ना, वो एक वैल्यू के हिसाब से होती है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी। और इस हिसाब से भी अच्छी लगी कि तीसरी फिल्म को
इतना लाइक करवा पाना बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे आज पिछले दिनों में जितनी फ्रेंचाइज की फिल्में आई है, पार्ट 3 पार्ट 4, आप उनकी हालत जरा देखो, वो एकदम तितर बितर हो जा रही फिल्म, कुछ पकड़ ही नहीं पा रहे। इन्होंने तीसरी फिल्म में भी उतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन की है। हाँ, मैं अगर इसमें थोड़े और कॉमेडी सीन्स होते तो और मजा आता। आप बोल रहे थे लास्ट में लेंदी हो रहा था कोड, मैं और चाह रहा था कि थोड़ा और प्रीची हो रहा था, बहुत ज्ञान दे दिया फिर मैं क्योंकि प्रीचीनेस के लिए जाते हैं फिल्में देखने के लिए। नहीं ठीक है, लेकिन देखिए मेरा है कि अगर आप दोनों का बैलेंस बना के रखो, फन वाला भी है, जैसे आपने खुद ही कहा ना कि थोड़ा फन और ज्यादा होना चाहिए था। अगर आपके पास फन का एक क्वेश्चन इतना है तो फिर जो आपका जो प्रीच का है, जो प्रीच दे रहे हो, आप जो प्रीच कर रहे हो, उसका भी बैलेंस होना चाहिए। अब यहाँ कि आपने फन में शुरुआत की, बहुत सारा फन कर लिया, अब अचानक से बहुत सारा वो प्रीच करने लगे। जैसे एग्जांपल के लिए जिसको आप प्रीच बोलते हो, जैसे एक डायलॉग आता है जिसमें ये कहा जाता है, जॉली बोलता है कि हमारी जो स्कूलों की किताबें बच्चों की, उसमें पढ़ाया जाना चाहिए कि फार्मिंग क्या होती है, फार्मर्स क्या होते हैं। नहीं तो एक दिन ऐसा समय आएगा जब आपके बच्चों को ये लगा करेगा कि जो फूड होता है हमारी थाली में, वो ये जो जिग्गी और गोमेटो जैसे ब्रांड से आता है, खेतों से नहीं आता है, तो उन्होंने ब्रांड का नाम बदल दिया। तो ये बहुत शानदार चीज है, क्योंकि हम आज खुद अपने आसपास बच्चों को लेके इस चीज को लेके चिंतित है कि क्या उनको पता भी है कि बेसिक चीजों में उनको पता भी है कि चीज कहाँ से आ रही है। इतना ज्यादा प्रिविलेज और एंटाइटल्ड और ऐसे नखरे और चीजों को बिल्कुल रियलाइज नहीं कर पाना, वो स्थिति हम अपने आसपास देखते हैं। तो ये लाइट ऑफ, आप इसको प्रीची बोल सकते हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे को अच्छा इसलिए लगा कि मैं अपने बच्चों को ऐसी फिल्म दिखाने ले जा सकता हूँ जिसमें वो हंसेगा, खिलखिलाएगा, लेकिन उसको जेन्युइन इशू का पता चलेगा, उसको चॉइस का मतलब पता चलेगा, उसको ये पता चलेगा कि फार्मर्स जो लगते हैं कि मैले कुचले से हैं और कुछ ग्लैमरस नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हम वहीं से निकले हैं, वो ना होते तो हम भूखे मर जाते हमारी पीढ़ियां। तो वो प्रीचीनेस वर्क करती है, क्योंकि वो वैसे भी सीन्स कम ही मुझे लगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो विषय उन्होंने उठाया ना, उसको सही डील किया। जमीन अधिग्रहण का हो गया, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसला है। जैसे आमतौर पे ये एक रूल होता है कि अगर आपकी भूमि है, वो अगर माना जाता है कि पब्लिक के हित के लिए ये को प्रोजेक्ट इधर से निकलना है, तो फिर उस आदमी का नहीं चलता है। फिर सरकार है वो ये आदेश पास कर सकती है कि पब्लिक यूज के लिए प्रॉपर्टी है और ये आज से ये हमको अधिग्रहित होनी है हमारे से। ये एक ऐसा कानून है जिसके अंदर चॉइस नहीं रहेगी इंसान की, और उसका फायदा जिसके पास पावर है, पैसा, वो आराम से उठा सकता है। तो फिल्म है इस पे डिस्कस कर रही है। तो कानून की नजर में मैंने ऐसी कई फिल्में देखी जिसके अंदर पूरी की पूरी फिल्म है कोर्ट प्रोसीडिंग पे ही बेस्ड है, आर्ग्यूमेंट पे ही बेस्ड है, एक आर्ग्यूमेंट दूसरा, एक दूसरा। तो उसका इतना मजा होता है। तो मैं चाह रहा था, क्योंकि विषय बहुत बड़ा था, तो थोड़ा और डिटेल में जाके बताते कि जमीन अधिग्रहण कानून के बारे में क्या है। पर चूंकि फिल्म बहुत जॉली कैटेगरी की फिल्म है, तो उनको अपने दर्शक वर्ग की पहचान करके उनके लायक उसको रखना था, हल्का फुल्का रखना था, इसलिए उन्होंने जितना पर्याप्त था उतना उन्होंने उसमें बताया। हाँ, मतलब ओवरऑल देखें ना, फिल्म फन फिल्म है। और हाँ, मतलब एक और चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगी अक्षय कुमार के कैरेक्टर के बारे में, जैसे फिल्म जो किसान आंदोलन वगैरह के बारे में है ना, कि कुछ किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये है उनकी वजह है कुछ। तो जितनी बातें मतलब एक टाइम पे अक्षय कुमार से एक्सपेक्ट की गई थी कि वो करेंगे किसान आंदोलन के बारे में, उन्होंने शायद रियल लाइफ में उतनी बातें नहीं की, लेकिन उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से अपने सारे पॉइंट जो उन्होंने पुट अक्रॉस कर दिए, जो उनको करने चाहिए थे, जो मतलब उनसे एज अ ह्यूमन से एक्सपेक्टेड थी, उन्होंने वो चीज एज एन एक्टर की। तो वो चीज मुझे फन लगी, मजा आया मुझे देख के। चलो एक आदमी ऐसे नहीं बोल पाया, लेकिन उन्होंने ऐसे बोल दिया, तो एक पार्ट अच्छा लगा। ठीक है सर, मतलब आप इसको स्केल ऑफ 1 to 10 कितना रेट करेंगे? 1 to 10 या 1 to 5? चलिए 1 to 5 के लिए, 1 to 5 कितना? 1 to 5 में फिर बन जाता है, बहुत लिमिटेड स्कोप बच जाता है। 3.5 ठीक है। फिर मैं मेरा 3 ठीक है, फिर तो मतलब डुएबल। 3.5 स्टार में दे सकता हूँ इसको मैं 3। मतलब बिल्कुल आप देख सकते हैं, एंजॉय करेंगे, बच्चों को लेके जाइए बाकायदा, आप अच्छे से उनको कुछ सेंसिटाइज होंगे वो चीजों को लेके। ओवरऑल अच्छी फिल्म है। मतलब आज के जमाने में एक ऐसी फिल्म को ला पाना बहुत मुश्किल काम हो गया है, और चीजें क्लिक हो जाती हैं, समाउ क्लिक हो जाती हैं, और कुछ भी ढीला ढाला सा नहीं है। तो मेरे लिए 3.5 स्टार, आप जरूर देखें उसको। थैंक यू।